चलो सबसे पहले हम इस पोस्ट या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का महत्व इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा ठीक है, हमारे कुछ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखना था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ठीक है, फिर कल फ्राइडे है और ये बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसको पहले हमने ख़त्म कर दिया तो फिर कल का टेंशन नहीं रहेगा। मतलब ऐसा, क्योंकि सैटरडे को फिर आपका करंट का रहता है, मुझे छोड़ना नहीं इस टॉपिक को, कल और आज में ख़त्म करना है, इसलिए हम लोग पहले बड़े टॉपिक्स लेते हैं, बचा कुछ हम लोग कल ले लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमें कुछ बॉडीज़ देखना है, जिसमें हम लोग आज कैग देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसके अलावा हम लोग एजी देखेंगे, अटर्नी जनरल। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इन दोनों का महत्व अलग अलग है, इंपॉर्टेंस अलग अलग। अगर हम लोग कैग की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 148 टू 151 में इस पोस्ट को लेके प्रोविज़न की। सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी वो बात सुनते हैं जब उन्होंने कैग का प्रोविज़न करते समय बनाई थी। उनका कहना ये था कि कैग ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्माण हुआ एक पावरफुल पोस्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क को भविष्य में पूरा करेंगे। हम इनसे ऐसी आशा अपेक्षा रखते। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अगर खुद इतना बड़ा भरोसा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोस्ट है, तो क्या इंपॉर्टेंस है इस पोस्ट का, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक सोवेरियन बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस बॉडी पे किसी भी गवर्नमेंट का या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई प्रेशर नहीं। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट करेंगे, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कैग इनका काम ये है कि गवर्नमेंट एवरी ईयर जो बजट रखते हैं, जैसे इस साल का बजट अभी 2 दिन पहले, कल से ही जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो अगर बजट बना है तो बजट में बेसिकली 2 चीज़ें दिखेंगी। सरकार बताएंगे कि हमारे एक्सपेक्टेड इनकम कितना है कमिंग ईयर में, और सरकार ये भी बताएंगे कि हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। हम स्कूल्स खोलेंगे, हम ट्रेन चलाएंगे, हम पुल बांधेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई खर्चा होगा। मतलब सरकार को पैसा आ भी रहा है और सरकार वो पैसा खर्च भी कर रही है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट तो बनेगी, और बैलेंस शीट बनेंगी तो वो बैलेंस शीट सही तरीके से बनी है या नहीं, जो खर्चे हुए हैं वो सही हुए या नहीं, उसको भाई कहीं ना कहीं एग्जामाइन भी तो करना पड़ेगा। उसको कहीं ना कहीं एग्जामाइन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमें दिखता है वो पोस्ट है कैग, क्योंकि कैग ये सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के सारे ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। आप सोचिए कि हमने वोट करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए, उनके हाथ में सरकार दे दी, अब सारा पैसा, हम टैक्स भी देते तो सारा पैसा उनके पास जाता है, वहां से खर्चा भी करते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा कोई चौकीदार, ऐसा वॉचमैन रखा ही नहीं कि जो नज़र रखे कि भाई सही तरीके से खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जहाँ पे खर्चा होना था वहीं पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई चेक करने वाला बंदा ना रहे, ऐसा कोई वॉचडॉग ना रहे, तो वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन होगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए कैग इस पोस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कैग क्या करेगा? कैग हर साल के इनका जो ऑडिट रिपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट के पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उस ऑडिट रिपोर्ट को वो बनाएंगे, बना के वो प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट रखते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में, और फिर सबके सामने वो ओपन फॉर ऑल रहेगा कि भाई देखो सरकार ने इतना खर्च किया है, इतना पैसा आया था। ट्रांसपेरेंसी रहेंगी कि सरकार ने कहाँ खर्च किया और कितना खर्च किया। अगर सरकार को 100 रुपए दिए गए थे खर्च करने के लिए, अगर उसमें से 90 खर्च हुए हैं तो 10 कहाँ पे हैं, उसका हिसाब तो लेना जरूरी हो जाएगा ना। तो सारा हिसाब रखेंगे कैग, और ये सारा मामला जाएगा पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में। तो ऑफकोर्स वो हाउसेस में अपोजिशन पार्टी के लीडर भी है, तो उनके सामने भी पूरा जो है वो चिट्टा पिट्टा आ जाएगा कि कितना खर्च हुआ और कहाँ पे खर्च हुआ। तो यहाँ पे सरकार के सारे कामों में एक ट्रांसपेरेंसी दिखेंगी। कैग कितने पावरफुल हो सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में कैग होके गए हैं विनोद रॉय। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि कैग कितना पावरफुल रह सकता है। कैग गवर्नमेंट के जो मतलब जिसको हम लोग कहेंगे जो स्कैम्स है या फिर करप्शन है, उसको सामने रखने का काम नहीं करते हैं। इनका काम क्या है, इतना पैसा आया था, इतना पैसा खर्च हुआ, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसे में इतना डिफरेंस है, ओके एक रिपोर्ट बनाओ, प्रेसिडेंट को दे दो, प्रेसिडेंट रखेगा पार्लियामेंट में, तो जो गैप है वो कहीं ना कहीं सबके सामने तो आ जाएगा, और जो गैप रहेगा वही तो रहेगा स्कैम, और क्या रहेगा, वही तो रहेगा करप्शन। पैसा गया तो गया कहाँ पे। तो
जब विनोद रॉय ये देश के कैग थे तो उस टाइम पे उन्होंने फ्रीक्वेंटली जितने रिपोर्ट सामने रखे पार्लियामेंट के, तो उसके चलते 2010 का आपका कॉमनवेल्थ नेशन गेम्स में जो स्कैम हुआ था वो सामने आ गया। उसके अलावा फिर आपका 2012 का 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो है वो सामने आ गया। उसके अलावा अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मुंबई में एक अपार्टमेंट बन रहा था आदर्श, वो आदर्श स्कैम जो है वो सामने आया। फिर 2012 में गोवा या फिर साउथ इंडिया का एक कोलगेट स्कैम सामने आया। कोलगेट मतलब वो जो कोल माइंस वाला स्कैम था। तो उनका काम स्कैम को सामने रखना नहीं था, उनका काम था रिपोर्ट को सामने रखना कि इतना इनकम, इतना एक्सपेंडिचर और ये इतना अंतर। तो अंतर है तो वो देख लो भैया कि ये कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, तो वहाँ से स्कैम्स निकले हैं। तो अगर 2014 में अगर कांग्रेस की सरकार गिरी है, अगर मोदी जी सरकार में आए हैं, तो उसके पीछे 2 से 3 बड़े मेजर जिसको हम लोग कहेंगे कि रीज़न है। उसमें से एक रीज़न है विनोद रॉय, मतलब क्या है, और उनके रिपोर्ट्स, क्योंकि उनके रिपोर्ट्स ने पूरे कांग्रेस के स्कैम्स को, 3-4 स्कैम्स को सामने लाया और लोग कांग्रेस से जो है वो दूरी बनाने शुरू कर दिया। तो कैग एक पावरफुल बॉडी हमें बिल्कुल यहाँ पे दिखता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तो हमने बड़े बड़े बातें कर ली कैग को लेके, कोई ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। वो कितने पावरफुल हैं उसको हमें एंड में समझना ज़रूरी हो जाएगा। लास्ट में हम लोग देखेंगे ही कि इंडिया में जो ये सिस्टम दिखता है कैग का, वो कितना पावरफुल है। अभी फ़िलहाल जो हमारे इंडिया के कैग है वो के संजय मूर्ति, ये अभी अपॉइंटेड है। आपको करंट को लेके बिल्कुल इसको क्वेश्चन बन सकता है, आपको कैग चेंज हुए या फिर अभी फ़िलहाल जो भी कैग है या फिर अटर्नी जनरल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, उनको लेके आपको क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे इनका अपॉइंटमेंट और उनके टर्म की बात करें तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कैग का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट की तरफ से ही होगा, प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। बस एक बात एकदम क्लियर रखिए कि अगर हम लोग क्वालिफिकेशन देखें तो कैग इस पोस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताया है, क्योंकि एक जनरल चीज़ आनी चाहिए माइंड में सबके कि भाई कैग है। अभी तो हम ये बातें कर रहे थे कि कैग क्या करता है, तो ऑडिटिंग करता है, मतलब अकाउंट्स देखता है, ऑडिट करेगा, तो भाई शायद वो बहुत सीनियर सीए हो गए, उनका सीएस हुआ होगा, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन लेकिन बिल्कुल मांगा नहीं गया है। प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करेंगे, बस इतना ही प्रोविज़न हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता। देन उनका टर्म, तो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करता है, एकदम फिक्स ही करता है लगभग कि भाई एक तो वो जब से पोस्ट में आ रहे हैं वो 6 ईयर के लिए या फिर उनके एज के 65 ईयर तक वो इस पोस्ट पे रह सकते हैं। अब इस तरीके से टर्म हमने इसके पहले भी देखा है, तो 6 and 65 मतलब ये क्या फंडा है, इसको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्स्टिट्यूशन कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी डालता है कि आपने एक बार ये टर्म को पूरा किया तो आपके रिटायरमेंट के बाद आप कहीं पे भी सर्विस नहीं दे पाओगे, या फिर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट नहीं संभाल पाओगे। ये प्रोविज़न हमें दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। लेकिन यहाँ फिर से एक मजे की बात दिखेंगे, अभी हमने जिनका नाम लिया था विनोद रॉय, जो देश के कैग इस पोस्ट पे थे, सो लगभग 2015 या 2016 तक थे वो कैग के पोस्ट पे। 2016 को रिटायर हुए होंगे अर्लियर, जनवरी-फरवरी। मज़े की बात यह है कि सेम ईयर एक आरबीआई का नया बॉडी जो है वो बना था, जिसको हम लोग कहते हैं बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये बॉडी क्या करता है, तो ये बॉडी जितने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उस पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के हेड का अपॉइंटमेंट करता है। जैसे समझ के चलो एसबीआई के हेड हो जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक के हेड, तो उनका अपॉइंटमेंट बीबीबी करेगा। इसके अलावा इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्या पॉलिसीज रहेंगे एंड ऑल दैट, इसका भी सारा चीज़ें जो है वो बीबीबी ही देखेगा। तो उस बीबीबी इस कमेटी के, बैंक बोर्ड ब्यूरो इस कमेटी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो बने थे विनोद रॉय। अब यहाँ मजे की बात, हम तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हमें रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं कि वो कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का काम नहीं कर पाएंगे, कहीं सर्विस नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो बीबीबी के चेयरमैन बने, तो बने कैसे? तो ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अटर्नी जनरल ने इसको क्लियर करते हुए ये कहा कि भाई बीबीबी पे जो अपॉइंट होते हैं उनको आरबीआई की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसा भी सैलरी नहीं दी जाती। तो अगर पैसा मिलता ही नहीं, सैलरी नहीं मिलती, मतलब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम नहीं कर रहे, और वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिर उनका अपॉइंटमेंट जो है वो लीगल माना गया कि ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। बाकी लेकिन जहाँ पे उन्हें इनकम सोर्स आए, ऐसे जगह पे वो कहीं पे भी सर्विस नहीं दे पाएंगे। क्लियर? इसके अलावा अगर
कैग अपने टर्म को पूरा करने के पहले अगर रिजाइन देना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो प्रेसिडेंट के सामने अपने पोस्ट का रिजाइन दे सकते हैं। सैलरी, यहाँ सैलरी और रिमूवल दोनों चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर दूं। पहले हम लोग देखते हैं कि रिमूवल, इनका रिमूवल कैसा है। कभी भी आप हर एक पोस्ट का क्या रोल एंड फंक्शन है पहले उसे देखो, उसका इम्पोर्टेंस देख लो और उसके बाद देखो कि उनका रिमूवल कैसा है। जैसे अगर उसका रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब इतना कि अगर समय आया तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं, तो ऑफकोर्स उनका रिमूवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस का होना चाहिए। अब आप सोचिए कि जब विनोद रॉय अपॉइंट हुए थे, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, ठीक है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे वो आपके मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी। लेकिन चलो उन्होंने अगर अपॉइंट भी किया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेकिन बेसिकली उनको सजेशन देने वाला तो गवर्नमेंट ही था और कांग्रेस ही था कि भाई इस पर्सन को आप अपॉइंट कीजिए। लेकिन वही विनोद रॉय उसी कांग्रेस के रिपोर्ट को रख के उनके स्कैम्स बाहर निकाले ना, तो ऑफकोर्स कैग को तो बहुत बार गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो उस समय में अगर वो पर्सन गवर्नमेंट के पूरा काला चिट्ठा अगर सामने रख रहे हैं तो फिर तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कभी भी उनको हटा देंगे, भगा देंगे। इसी कारण कैग इनका रिमूवल प्रोसेस ये मुश्किल से मुश्किल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए अगर हम लोग इनके रिमूवल को देखें तो इनका रिमूवल का प्रोसेस और रीज़न क्या लगेगा, तो जो रीज़न एंड जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पोस्ट से हटाने के लिए लागू है, वही रीज़न और वही प्रोसेस से हम कैग को पोस्ट से हटा सकते हैं। अगर आपको रीज़न देखना है तो देखें, आपने दो रीज़न देखे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पोस्ट से हटाने के लिए कि मिसबिहेवियर एंड इनकैपेबिलिटी। अगर ये रीज़न है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हो। और प्रोसेस अगर हम देखें तो फिर भी लोकसभा या राज्यसभा में आप वो चीज़ को ला सकते हो। लोकसभा में रखना है तो 100 मेंबर्स, राज्यसभा 50 मेंबर्स, स्पीकर उसको रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट किया तो फिर इंक्वायरी कमेटी ने गिल्टी कहा तो फिर स्पेशल मेजोरिटी से बोथ हाउसेस, तो वो सेम प्रोसेस लगने वाली है कैग को पोस्ट से हटाने की। तो वो प्रोसेस जो है वो लगभग इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। क्लियर, ठीक है। तो उसको एकदम अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का जो प्रोसेस है और जो रीज़न दिया है वो सेम प्रोसेस एंड रीज़न कैग को लगता है। और सेम रही बात सैलरी की, तो सैलरी भी अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई फिक्स सैलरी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सैलरी को लेके एक प्रोविज़न ये किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जितना सैलरी होगा उतना ही सैलरी कैग का होगा। तो मतलब 280 की 250 जजेस ओनली, ठीक है। तो ये मतलब अगर समझ के चलो कि वर्ड्स में दे दिए तो इजी हो जाएगा, अगर नंबर में दे दिए तो फंस सकते हो, क्योंकि जा सकते हो सीजीआई की तरफ कि भाई उनको 280 है, ठीक है, तो 250 इतना सैलरी इन्हें भी रहेगा, ठीक है। देन अगर हम लोग ड्यूटीज़ एंड पावर्स की बात करें तो एक बात जो हमने पहले ही क्लियर की कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जितने भी स्टेटमेंट्स है ट्रांजैक्शन के, वो ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट्स ये चेक करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें 3 टाइप्स के दिखते हैं, 3 टाइप्स, 2 भी नहीं, 3 टाइप्स के। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स और उसके बाद लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ भी तो है। तो बेसिकली ये किन गवर्नमेंट्स के स्टेटमेंट्स को चेक करने का काम करेंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं, तीसरा गवर्नमेंट बगल में रखते हैं लोकल बॉडीज़ को, एटलीस्ट जो बड़े 2 मेजर गवर्नमेंट्स हैं सेंट्रल एंड स्टेट्स उनको देखते हैं। तो कैग ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हुआ एक ही ऐसा मैकेनिज्म है जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन का ऑडिट करते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के लिए अलग पोस्ट और स्टेट के लिए अलग पोस्ट है, ना ना ना, ऐसा नहीं। एक ही पोस्ट है और एक ही पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे खर्चे और स्टेट्स गवर्नमेंट के भी सारे खर्चे उसका ऑडिटिंग करने का काम करेंगे। तो देखो अगर हम लोग कैग के रोल को देखें तो आर्टिकल 148 में उनका अपॉइंटमेंट, उनका सैलरी, उनका टर्म, उनका रिमूवल, ये सारी चीज़ें हैं, उनका रिजाइन ऑल दैट। और आर्टिकल 149 जो है ये डील करता है उनके रोल एंड फंक्शन से। 149 एकदम क्लियर कर लीजिए। और इनके रोल को देखें तो वो ऑडिट करेंगे सारे एक्सपेंडिचर्स के जो
कंसोलिडेटेड फंड के रिलेटेड है, फिर वो सेंट्रल के रहे या फिर स्टेट के रहे या फिर यूनियन टेरिटरीज के रहे। ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरीज के लिए भी पैसा खर्च होगा, वहाँ से भी कुछ पैसा आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पैसा आया गया उसका ऑडिटिंग, स्टेट्स गवर्नमेंट्स हर एक स्टेट में जितना पैसा आया गया उसका ऑडिटिंग, और इसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें भी जितना पैसा आया गया उन सब का ऑडिटिंग। लेकिन ऑडिटिंग किस फंड का? तो वो फंड है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड कौन सा है? तो गवर्नमेंट के 3 फंड्स हमें दिखते हैं, उसमें से सबसे कोर इंपॉर्टेंट जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड। चलो पहले आप एक काम करते हैं, हम हमारे घर में जाते हैं, हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट फंड देखो, हमारे घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंड हमें कहाँ मिलेगा? तो जिन के घर पे वो गोदरेज की अलमारी होगी, अगर गोदरेज की अलमारी होगी तो गोदरेज के अलमारी का जो लॉकर रहता है वो है हमारा कंसोलिडेटेड फंड। है सबके घर में गोदरेज की अलमारी आपने खोल दी, ये पल्ला खोल दी तो यहाँ सब अब काम की चीज़ें नहीं है, सब साड़ी वाड़ी लटकी है। ये पल्ला अगर हम लोग खोले लेकिन तो ये लेफ्ट वाला, तो यहाँ पे एक बड़ा सा लॉकर रहता है, उसको खोलो, उसको खोलने के बाद भी तुरंत आपको फंड नहीं मिलेगा, उसके अंदर और एक छोटा रहता है लॉकर, उसमें लगभग घर का एक बड़ा अमाउंट हमें दिखता है। लगभग जितना पैसा है वहाँ पे जाता है, जितना पैसा खर्च होना है वहाँ से खर्च होता है, वो रहता है हमारे घर का कंसोलिडेटेड फंड। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी खुद का एक कंसोलिडेटेड फंड है। जितना टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट रहता है गवर्नमेंट को, मतलब इनकम टैक्स से जो मिला है उनको, कॉर्पोरेशन टैक्स से जो मिला है, उनके जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ से जितना भी इनकम आया है वो जाता है इस फंड में। और गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करेंगी, फिर उनको सैलरीज देना है, पेंशन्स देना है, इसके अलावा जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स में, बजट में जो डिमांड फॉर ग्रांट्स रखते हैं कि इस साल हमें इतना रेलवे में खर्च करना है, इसके अलावा स्कूल्स बनाने हैं, इसके अलावा ये बनाना है वो बनाना है, हर एक्सपेंडिचर्स भी इस फंड से होता है। तो ये फंड सेंट्रल का, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, सबके फंड का ऑडिटिंग ये क्या करेंगे। इसके अलावा क्या ये फिर से सेंट्रल एंड स्टेट के ही ट्रांजैक्शन का ऑडिट करेंगे, लेकिन किस फंड का? तो कंटिंजेंसी फंड। ये फंड कौन सा है? तो ये भी हमारे घर में फंड रहता है, बिल्कुल रहता है, हर किसी घर में फंड रहता है। देश का ये फंड जो रहता है ना, वो रहता है प्रेसिडेंट के हाथ में। हमारे घर में ये फंड रहता है मम्मी के हाथ में। हर महीने जो सैलरी आती है उस सैलरी में से कुछ पैसा मम्मी बिल्कुल 500, 1000 जो भी रहेगा वो निकाल के अपने अलग एक लाल कलर के पर्स में रखती है। और उसके पीछे के उसके इंटेंशंस ये है कि कभी गलती से कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर अचानक से कहीं पे बच्चा चाहता है कि नहीं अब यूपीएससी करना है तो भी लाख लाख रुपए फीस भरना है, या फिर गुड्डे की शादी आ गई, गुड्डी की शादी, जो भी आ गया, तो लग सकते हैं खर्चे ऐसे, तो एक सेपरेट अमाउंट रहना चाहिए, इसलिए मम्मी उसको रखती हैं। वैसे ही फंड हमारे देश के लिए भी है 267, और कंटिंजेंसी फंड में एक फिक्स अमाउंट रखा जाता है। मेरे ख्याल से तो प्रोविज़न अभी ये है कि अभी फ़िलहाल 35,000 करोड़, इतना, पहले जब वो क्रिएट होता तो 500 करोड़ रखे जाते थे, आज लगभग 35,000 करोड़ इतना पैसा रखा जाता है। अचानक से कुछ भी नेचुरल या नेशनल कैलामिटी आ जाए तो हम कैसे फेस करेंगे? तो एक फंड तो रहे जिसमें हमारा एक पैसा रहे, हमेशा वहाँ से हम लोग पैसे निकालेंगे और खर्च करेंगे, और अगर वहाँ से पैसा खर्च हुआ है तो उसका भी ऑडिटिंग करना ज़रूरी हो जाएगा, तो उसका भी ऑडिटिंग क्या करेंगे। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट जनरल खर्चे करते हैं उसका भी, और अगर इमरजेंसी टाइम पे अगर उनके खर्चे हुए उसका भी, और इसके अलावा ये तो हम लोग सेंट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर लोकल बॉडीज में आएंगे, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स मतलब मिनिस्ट्रीज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जैसे अभी आपको शायद पता होगा कि कल से मतलब 1 अप्रैल से सारे मतलब व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्टिंग को लेके जो रूल्स है वो और ज़्यादा रिजिड हो गए। जो चालान और फाइन जो है ना वो और ज़्यादा कड़क किए गए। गलती से अगर आप विदाउट हेलमेट पकड़े गए तो आपको सीधा आप 1000 रुपये का चालान है, विदाउट सीट बेल्ट है या फिर जो भी है
उसके लिए बड़े बड़े चालान अभी निकालेंगे। अब ऑफ कोर्स अगर पेनल्टी लगाई जा रही है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो किसको, डिपार्टमेंट को जा रहा है, तो डिपार्टमेंट में पैसा आएगा तो कैग उसको चेक करेंगे ना, तो हर डिपार्टमेंट का भी ऑडिटिंग जो है, बैलेंस शीट जो है वो कैग चेक करेंगे। और इसके अलावा अगर स्टेट के गवर्नर्स ने कैग को रिक्वेस्ट किया कि भाई नागपुर म्यूनसिपैलिटी, यहाँ के इनकम एक्सपेंडिचर का ऑडिटिंग भी आप ही कीजिए, मुंबई महानगर पालिका के भी आप ही कीजिए, पुणे कॉरपोरेशन का भी आप ही कीजिए, तो कैग लोकल बॉडीज का भी जो है वो ऑडिटिंग करेंगे। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल बॉडीज, हर तरीके से अगर हम जहाँ भी जाएं, जो भी सेक्टर्स हमें दिखता है, जो भी गवर्नमेंट हमें दिखती है जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन सब के ट्रांजैक्शन का ऑडिटिंग करने का काम क्या करते हैं। तो पहली बात तो ये थोड़ा सा दिमाग में घंटियाँ बजने वाली बात है कि भाई इंसान तो एक ही है, इसके झेरोक्स मारे जाते हैं क्या। आप सोचो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, 28 स्टेट्स अलग है, 8 यूनियन टेरिटरीज अलग है, लोकल बॉडीज अलग है, लोकल बॉडीज तो बहुत सारे हैं। तो आप सोचो कि इतना सारा तामझाम है, ये होता कैसा है। तो कैग एक्चुअली ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, ये है पर्सन एक ही। आपको लगता है कि ये रात रात भर लेके बैठते होंगे, देखते होंगे, अरे इनके हाथ के नीचे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज है ना जो ये काम करेंगे, फाइनल रिपोर्ट इनके सामने आएंगी बस, ठीक है। और कैग के ऑफिसेस हर शहर में आपको मिलेगा, हर शहर। आप नागपुर में यहाँ चले जाओ सिविल लाइन में टूवर्ड्स आपका जो सेमिनरी हिल है, तो उस सेमिनरी हिल के रास्ते में लेफ्ट साइड में कैग का बड़ा ऑफिस है। हर शहर में आपको कैग का ऑफिस मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो लोकल बॉडी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सबके खर्चों का ऑडिटिंग करता है। क्लियर यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? अब ये सारा काम एक बार हो गया ऑडिटिंग का, तो उसके बाद फिर मामला बनेगा कि अब रिपोर्ट बनाई जाए और रिपोर्ट सौंप दी जाए, जिनकी रिपोर्ट है उनको सौंप दिया जाए। तो अब यहाँ पे जब रिपोर्ट बनेगी तो रिपोर्ट तो दो गवर्नमेंट की बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रिपोर्ट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग रिपोर्ट बनेगी। जैसे आर्टिकल 148 हमने देखा, तो 148 में जनरल प्रोविजंस है कैग को लेके, उनका टर्म, अपॉइंटमेंट एंड बाकी सारी चीजें। आर्टिकल 149 में था उनका रोल एंड फंक्शन। 150 कोई खास काम का नहीं है, अकाउंटिंग को लेके है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं वो, उसको देखने की जरूरत नहीं। 151 फिर से जो लास्ट आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 151 है उनके ऑडिट रिपोर्ट को लेके। ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल का एक बनेगा, इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट्स सारे स्टेट्स के अलग अलग बनेंगे। आर्टिकल 151(1) में सेंट्रल का ऑडिट रिपोर्ट वो सौंपेंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट के बोथ हाउस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में उसको प्रेजेंट करेंगे कि भाई सारे लोग उसे देख सकें। एंड सेम जैसे सेंट्रल की रिपोर्ट वो सेंट्रल में प्रेसिडेंट को देंगे, वैसे ही स्टेट की रिपोर्ट आर्टिकल 151(2) के तहत वो देंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को, और गवर्नर ऑफ कोर्स उस स्टेट के असेंबली में, और अगर काउंसिल होगा तो काउंसिल में भी रखेंगे। तो ये हुआ उनका रोल एंड फंक्शन वाला मामला। इसके अगर हम लोग उनके अदर पावर्स की बात करें, ये तो जो मेन उनका काम है ऑडिटिंग का वो तो हमने देखा ही, लेकिन इसके अलावा उनके और क्या काम है। तो देखो आर्टिकल 279 उनके ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन एरिया का जो नेट टैक्स है, उस नेट टैक्स को वो डिक्लेयर करते कि भाई इतना नेट टैक्स है। तो ये नेट टैक्स वाला क्या मामला है उसको समझिए। मैंने कहा कि वो किसी भी रीजन का, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन का वो नेट टैक्स क्लियर कर सकते कि इतना इतना नेट टैक्स है। नेट टैक्स हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल लेते हैं कि संडे को, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इस संडे को मेरा कोई क्लास नहीं है, मैं फ्री हूँ, और मुझे यवतमाल से एक ऑफ़र आया कि सर अगर संडे को आपके पास समय होगा तो आपने वहाँ पे आके बस 3-4 घंटे एक पॉलिटी के ऊपर आपने लेक्चर लेना है, हम आपको उस सेशन का 5000 रुपीज़ पे करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, वैसे भी छुट्टी है, घर में बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि मैं जाता हूँ और वो सेशन लेके आ जाता हूँ। तो मैं निकला अपने पर्सनल गाड़ी से, वहाँ सेशन लिया, उन्होंने मुझे पे किया 5000 रुपीज़। पैसा लेके मैं शाम तक घर आ गया, मम्मी के पास गया और मम्मी को कहा कि मम्मी देखो मैं 5000 रुपीज़ कमा के आया हूँ, और मैंने मम्मी के हाथ में दिया।
अब मम्मी के हिसाब से ठीक है, मैंने उस दिन में कितना पैसा कमाया तो 5000, लेकिन पैसे लेते ही मम्मी ये भी पूछ रही है कि अच्छा बेटा 5000 रुपये आज के दिन का कमा के लाया है, वेरी गुड, पर इसके लिए तू कहाँ गया था? यवतमाल। किससे गया था? पर्सनल कार से। तो उसमें कितने का पेट्रोल डाले हो? तो पता चला कि हमने तो 3000 रुपये पेट्रोल में फूंक दिए। तो भले ही हम जिस काम से गए, जिस काम के लिए गए, उस काम के लिए हमने 5000 रुपीज़ कमाए, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए, उस काम पूरा करने के लिए हमें 3000 रुपये एक्सपेंडिचर भी करने पड़े। तो इनकम से लेके वो खर्चा माइनस करके जो हाथ में बचे हैं ना 2000, वो हुआ मेरा नेट इनकम। वैसे ही सेम ये नेट इनकम की बात हुई, टैक्स भी वैसे ही होगा। वैसे ही सेम एग्जाम्पल लेंगे कि अगर नागपुर और नागपुर डिस्ट्रिक्ट से 100 रुपीज़ टैक्स कलेक्शन हो रहा है, लेकिन उस टैक्स कलेक्शन के लिए हमने ऑफकोर्स पैसा भी तो खर्च किया भाई, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखे हैं और भी कुछ चीज़ें होगी जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है। अगर ये 100 रुपीज़ कलेक्ट करने के लिए पता चल रहा है कि 25 रुपीज़ जो है वो खर्चा है, तो जितना बच रहा है 75 रुपीज़, ये हुआ उस पर्टिकुलर एरिया का नेट टैक्स। ये कितना है, कितना रह सकता है, ये काम कैग करते हैं। क्लियर? ठीक है। आर्टिकल 279 का सन 2000 से कैग इनके ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, और वो है कि जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस डिसइन्वेस्टमेंट के ट्रांजेक्शन का भी आपने ऑडिट करना है, ऑडिटिंग करना। पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर को बेचना। हाँ ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं। देखो किसी पर्टिकुलर वर्ड के एग्जैक्ट अपोजिट ये वर्ड है, इसको हम लोग कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट, उसमें से डिस निकालो तो इन्वेस्टमेंट ये वर्ड बनता है। ठीक है। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में चल रहा था, तब से ही हमारे इंडिया में ऐसे कई इंश्योरेंस कंपनीज थी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। इतना मुझे याद आ रहा है, इंडिया की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1818 में कोलकाता में आई थी, टाइटन इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग हमारे देश में ऐसे 257 लाइफ इंश्योरेंस देने वाले कंपनीज थी, जो सब के सब प्राइवेट थी, सब प्राइवेट कंपनी थी। तब इंडियन गवर्नमेंट की कोई मतलब ऑनरशिप वहाँ पे नहीं चलती थी। लेकिन ये जो जितने 257 कंपनीज हम बात कर रहे हैं ना, इन सब को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था 1956 में कि हम सारे प्राइवेट कंपनीज का करेंगे नेशनलाइजेशन। और अगर हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब क्या, तो उस चीज़ को हम लोग खरीद रहे हैं। अगर समझ के चलो कि XYZ ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, तो भारत सरकार कह रही है एक काम करो 110 लो हमसे, लेकिन कल से ऑफिस में दिखना नहीं, चाबी हमें दे दो, कल से हम बैठेंगे क्योंकि हमने आपकी कंपनी खरीद ली है। तो ऐसे पूरे 257 कंपनीज का हमने नेशनलाइजेशन किया, मतलब हमने सारे इंस्टीट्यूशंस को खरीद लिया, और खरीद के हमने एक ही कॉरपोरेशन बनाया 1956 को, जिसे आज हम लोग जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC। ठीक है। तो हमने क्या किया है, प्राइवेट कंपनीज का नेशनलाइजेशन करके हमने उसको बना दिया पब्लिक सेक्टर का कंपनी। लेकिन 1956 से लेके तो सन 2020 तक यही LIC ने, जो एकदम पेट भर के नहीं, पेट से ऊपर सरकार को कमा के दिया है। आप सरकार कह रही है कि भाई अब इच्छा नहीं हो रही यार तुमको चलाने की, एक काम करते हैं, अब हम आपके शेयर्स प्राइवेट होल्डर्स को या फिर प्राइवेट कंपनीज को बेच देते हैं। अभी हमने आपको रन नहीं करना, आपके शेयर्स प्राइवेट कंपनीज खरीदते बैठे। तो अब गवर्नमेंट ने 2020 को LIC से डिसइन्वेस्ट करने का डिक्लेयर किया, और शुरू हो गया उनका डिसइन्वेस्टमेंट 2020 से। जैसे एग्जांपल कि अगर LIC इसका मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है, मतलब उसके शेयर्स 100 हैं, और अगर इस 100 में से 20 रुपीज़ के शेयर्स अगर अदानी कंपनी ने खरीद लिए एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स अदानी इनके पास आए शेयर्स, लेकिन अदानी से पैसा गया गवर्नमेंट के पास, अरे खरीदा है ना उन्होंने, ठीक है, लेकिन ये बने हैं 20% के मालिक, राइट। पैसा तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। पैसा आया तो कितना आया उसका ऑडिट करना जरूरी हो जाएगा। तो ये काम भी करते हैं कैग, डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा ट्रांजेक्शन अब कैग देखते हैं। क्लियर? डिसइन्वेस्टमेंट देन कैग को ही
एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर या फिर एज अ फ्रेंड के नाम से जाना जाता है पैक का। पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो कमेटी जिस कमेटी में 22 मेंबर्स रहते हैं, वो कमेटी जो बजट के बाद रोल में आती है, वो कमेटी जो गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स, वो भी उसका जो है वो ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट्स बनाती हैं, उसको चेक करती हैं, वो पैक। तो बेसिकली पैक पता है क्या करती है? पैक और कैग का काम एक ही है। इतना ही है कि पैक जो है ना बहुत छोटे इसमें काम करती है, कैग बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। इस पॉइंट को मैं लास्ट में बताऊंगा। जो फाइनल रिपोर्ट जाती है तो कैग का रिपोर्ट लगभग 1500 पेजेस का रहता है हर साल का। पैक का रिपोर्ट जो रहता है वो हो गया 15। अंतर समझ में आ रही? ठीक है, तो ये छोटा काम है, इनका बड़ा काम है, लेकिन काम एक ही है। काम एक ही है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका ऑडिटिंग करना। तो इसीलिए इसको जो है वो उसका फ्रेंड या फिर गाइड जो है वो कहा जाता है। देन और एक ज़रूरी बात, ये पोस्ट जब आया कैग, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जब बना, तो बेसिकली कैग के ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। लेकिन 1976 में हमने कैग के ऊपर के ये जो 2 रोल हमने बांटे थे, उस रोल को हमने थोड़ा सा, या फिर उस प्रेशर को हमने थोड़ा सा कम किया। पहले कैग ही अकाउंटिंग भी करते थे और उसके बाद उसका ऑडिटिंग भी करते थे। लेकिन अगर हम लोग 1976 से देखें तो आज अकाउंटिंग करने का काम करवाने के लिए हमने एक नया पोस्ट क्रिएट किया है, उसको हम लोग कहते हैं CGA। और जो कैग है वो कैग आज सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैग के हाथ में ऑडिटिंग वाला डिपार्टमेंट दिखेगा और CGA जो है वो अकाउंटिंग का काम करते हैं। मतलब अब हमने जो प्रेशर था उनके ऊपर, जो उनका जो रोल था, उसको हमने बांटने की कोशिश की। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? चलो, ये हुआ इनका रोल एंड फंक्शन। अब कैग और कैग को लेके ठीक है, सब बड़ी बड़ी बातें तो हमारी हो गई हैं, लेकिन हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सही में कैग ये इंडिया में या फिर हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कैग को कहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब इस पोस्ट में 2 काम दिखते हैं हमें, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। तो हम इन दोनों शब्द का अर्थ निकालने जाए और हमारे कैग का अगर रोल देखने जाए तो हमारा कैग ये ऑडिटर जनरल तो दिखता है, लेकिन कंट्रोलर नहीं दिखता, कंट्रोलर नहीं दिखता। और यही सबसे बड़ी खामी इंडियन कैग के बारे में कहते हैं एप्पल बॉय। एक होके गए हैं फिलोसोफर, एक थिंकर, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि इंडियन जो कैग है वो सिर्फ ऑडिटर है, वो कंट्रोलर नहीं है। अब ये कंट्रोलर क्या है और ऑडिटर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इंग्लैंड की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में जो कैग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है। इंग्लैंड का जो कैग है, अब जैसे तभी हमने बात की थी कंसोलिडेटेड फंड की, तो कंसोलिडेटेड फंड क्या है? जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा खर्च करेंगे। ऑफकोर्स ये कंसोलिडेटेड फंड जो है वो इंग्लैंड में भी है। तो इंग्लैंड के कैग की बात की जाए तो इंग्लैंड का कैग उस कंसोलिडेटेड फंड पे बैठा रहता है, उसके मेन डोर पे, जहां पे वो डोर खुलेगा ना उस फंड का, उस मेन डोर के सामने ऐसे पैर लटकाते हुए बैठा रहता है, ऐसे पैर लटकाते हुए बैठेगा वो। और अगर गवर्नमेंट आए उस डोर को खोलने, पैसे लेने के लिए, तो वो कर देंगे अपने पैर को लॉक और पूछेंगे क्या, क्यों, किस लिए, कितना। तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि इसलिए पैसा लेना है, इतना पैसा लेना है। कैग ने परमिशन अगर दिया तो वो लॉक खुल जाएगा, बोलेगा ले लो पैसे, खर्च कर लो, उसके बाद मैं ऑडिटिंग भी करूंगा। तो वहां पे रूल कैसे दिख रहे हैं? कंट्रोल भी कर रहे हैं और उसके बाद वो ऑडिटिंग भी कर रहे हैं। इंडिया के कैग ये बस ऑडिटिंग का काम करते हैं, कंट्रोलिंग का काम कैग का नहीं है। तो इसीलिए क्रिटिसाइज होते हैं इंडिया के कैग, और इसी कारण इंडिया के कैग को कहा जाता है कि कैग ये ऐसे टाइगर हैं, इंडिया के कैग ये ऐसे टाइगर हैं जिनको टीथ तो है लेकिन वो पेपर टीथ है। अब पेपर टीथ अगर है तो मतलब चबाने की कोशिश भी करेगा तो कितना चबाएगा ये समझ में आ जाओ। ठीक है, तो इसलिए कैग को क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं कि जिससे कैग का रोल इतना इंपॉर्टेंट बहुत बार जो होना चाहिए था ना वो दिखता नहीं है। एक विनोद रॉय का एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए
तो बहुत सारे खामियां दिखती। अभी 2005-6 में फिर से सेकेंड ARC अपॉइंट हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। हमने देखा था ना फर्स्ट ARC 1966-68, अभी सेकेंड 2005-6 में। तो उन्होंने बहुत सारी खामियां बताई कि कैग में क्या खामियां है, क्या कि क्या ऐसा वैसा। ये एक बड़ी खामी जो मैंने तभी आपसे डिस्कस की कि जब इनका रिपोर्ट जाता है तो 1500 पेजेस का रहता है। 1500 पेजेस का रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ता। समझ में आई बात? तो अगर कुछ गड़बड़े रहे भी तो वो सामने नहीं आ पाती। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत बार काम में डिले होता है, मतलब जब रिपोर्ट जाना चाहिए तब तक रिपोर्ट नहीं आ पाती, क्योंकि आप सोच रहे हो कि वर्कलोड कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, यूटीज अलग है, स्टेट अलग है, लोकल बॉडीज अलग हैं, सबका ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाना है, तो बहुत बार इसमें डिले भी होता है। तो इसीलिए क्या इतना इफेक्टिव नहीं दिखता। और तीसरी बात जो मैं अपने तरफ से बता दूं, पहली बात तो इंडियन सिटीजन्स को, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के जो मूल आधार हैं हम लोग, ठीक है, उन्हें क्या क्या है यही पता नहीं रहता है जब तक हम लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ते नहीं। और अगर ये पता ही नहीं लोगों को, चलो आप छोड़ो, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ना। तो आप सोचो कि पेरेंट्स है, दादाजी है, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कैग का रिपोर्ट आता है शॉर्ट में। अभी 4 दिन पहले आया था, मुझसे वो पेपर सही में मिस हो गया, वो होगा लेकिन कहीं ना कहीं 4 दिन पहले फ्रंट पेज में ही मुझे अनफॉर्चुनेटली उस समय में एक फ़ोन आया, कुछ आया था कोई बाहर, तो मैंने पेपर छोड़ा, मैं बाहर गया, इंक्वायरी दिया, रह गया वो पेपर। वहाँ पे कैग ने अभी लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट दिया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ कुछ गड्ढे किए हैं वो बातें थी। तो हम, ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है उसका इंपॉर्टेंस। हमारे घर वाले पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है कुछ तो आया है, रख देंगे, बात खत्म करेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि कैग कौन है। इसलिए कैग इतने इफेक्टिव हमें इंडिया में नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग फिर इनके कुछ जिसको देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस अगर देखें, तो जो कॉरपोरेशंस है इंडिया के, कॉरपोरेशंस मतलब LIC, GIC, SBI, सेंट्रल वेयर हाउसेस, ये सारे कॉरपोरेशंस हैं। उस कॉरपोरेशंस को लेके कैग का क्या किस तरीके से रोल रहता है, तो देखिए, हम बोल रहे हैं भले कि सारा डिपार्टमेंट, सारा कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिटिंग जो है वो क्या करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की इतने जितने भी कॉरपोरेशंस है, जैसे एग्जांपल लिया हमने, LIC है, GIC है, SBI है, वेयर हाउसेस है, एयर इंडिया है, उन सबका ऑडिटिंग कैग अकेले नहीं करते। उसमें से कुछ ही ऐसे है कि जिसका फुल ऑडिटिंग का पावर ये कैग को है। इसके अलावा उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिसका ऑडिटिंग खुद कैग नहीं करते, तो उसके लिए प्राइवेट ऑडिटर अपॉइंट करा जाता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैग से कंसर्न करते हैं। और इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिसका ऑडिटिंग में कैग का दूर दूर तक कोई रोल नहीं रहता। लेकिन भले ही हम लोग जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं वहां पे भी ऐसे डायरेक्ट ऑडिटिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ तो रही है भाई कि किस CA को अपॉइंट करना है वहां पे एज अ स्टेटमेंट चेक करने के लिए। थर्ड जो पॉइंट है उसमें तो कैग को पूछा भी नहीं जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है वो CA अपॉइंट करते हैं वो, और वहाँ का ऑडिटिंग किया जाता है। तो ये भी जो सारे मामले हैं वो कहीं ना कहीं कैग के सारे कामों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल या फिर उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डाली है कि आपने स्टेटमेंट्स का ऑडिटिंग करना है। तो एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि कोई तो बैठा है जो हमारा हिसाब चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं जो करप्शन हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो कहीं जिसको हम लोग कहेंगे रिस्ट्रिक्शंस हमें मिलेंगे। क्लियर? क्या? चलो करो नोट। फिर हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल। कैग के अलावा ये एक पोस्ट जिसको लेके आपको क्वेश्चंस बनेंगे और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। आर्टिकल 76 मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में ही इसका जो प्रोविज़न है हमें मिलेगा। जैसे फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो अभी R वेंकटरमणी ये हमारे अटॉर्नी जनरल है। सबसे पहले हम लोग अटॉर्नी जनरल के रोल फंक्शन इसी को लेके पहले हम तो बात कर लेते हैं। तो ये क्या पोस्ट है, इनका क्या रोल है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अटॉर्नी जनरल जो रहते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, मतलब इनसे ऊपर कोई ऐसा लॉ ऑफिसर हमें ऑफिशियली लॉ ऑफिसर हमें नहीं दिखता।
अब ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं कि एजी इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखिए तो बड़ा साफ मामला है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल असिस्टेंस देने के लिए, लीगल एडवाइस देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस ये सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई केस गई है तो उसका साइड रखने के लिए जो कोई एक ऑफिसर है, और सिंपल लैंग्वेज में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर, तो वो रहता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर। अब ये जो हमें अटॉर्नी जनरल दिख रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट और इसके अलावा इनका टर्म और बाकी सारी चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से रखी है, तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो अपॉइंटमेंट तो ठीक प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन चलो, लेकिन को बाद में देखेंगे हम लोग। अपॉइंटमेंट के बाद हम लोग उनका क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो क्वालिफिकेशन देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया है। क्वालिफिकेशन ये बताता है कि जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए लागू होता है, सेम क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल के लिए भी लागू होगा। तो पहले तो आपने याद करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था। 4 क्राइटेरिया हमने रखे थे। पहली बात कि वो तो ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 इयर्स का एज अ जज एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी। इसके अलावा उनका किसी भी हाई कोर्ट में 10 ईयर का एज ए लॉयर उनका प्रैक्टिस रहना ज़रूरी। और 4th पॉइंट हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के द्वारा वो एक ज्यूरिस्ट है। फिर उस हिसाब से हमने ये देखा था कि भाई उस हिसाब से तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए लागू होता है, सेम क्राइटेरिया अटॉर्नी जनरल के लिए भी लागू होता है। जो ये क्राइटेरिया पूरा करता है वो अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग टर्म देखें तो अटॉर्नी जनरल का टर्म बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करके नहीं रखा है। ये टर्म सौंपी गई है प्रेसिडेंट की इच्छा पे कि प्रेसिडेंट चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल उस पोस्ट पे रहेंगे। अब प्रेसिडेंट चाहे मतलब ये जो इच्छा दिख रही है ये प्रेसिडेंट की इच्छा है क्या? तो नहीं, प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है, एक्चुअली ये कैबिनेट की इच्छा है। तभी जैसे हमने कहा कि इनका काम क्या है, ये कौन है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर हैं। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेंगे कि उनका कौन अटॉर्नी जनरल रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि जैसे 1985 से लेके तो 1989 तक कांग्रेस जो है वो रूलिंग पार्टी थी और राजीव गांधी थे वहाँ के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऑफ कोर्स 89 में उनकी सरकार गई। 89 में सरकार गई तो 1989 में फिर नेशनल फ्रंट की सरकार आई थी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह। लेकिन वीपी सिंह की सरकार 2 ही साल चली, क्योंकि उसके बाद फिर 1991 में फ्रेश इलेक्शन हुए। 1991 में फिर से कांग्रेस पी नरसिंह राव ये उनकी गवर्नमेंट बनी। तो इतने कम टाइम पीरियड में हमें इतने गवर्नमेंट्स दिख रहे हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब 1985 में राजीव गांधी सरकार बनी तो कोई भी सरकार लगभग कितने सालों के लिए रहती है? 5 साल के लिए। लगभग अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट भी 5 साल के लिए रह सकता है। लेकिन ये सरकार जो 5 साल चलना चाहिए था, ये सरकार दिख रही है 4 साल चली है। 89 में फ्रेश इलेक्शन हुए, पुरानी सरकार गई, नई सरकार आई। तो ऑफकोर्स नई सरकार आई तो नए सरकार ने अपने हिसाब से, अपने मन से अपना लॉयर, अपना पर्सन या अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया होगा। तो ऑफकोर्स जो लास्ट अटॉर्नी जनरल है उसको एक तो रिजाइन देना पड़ा होगा या फिर प्रेसिडेंट ने उनको हटा दिया होगा और नया पर्सन लाया होगा, राइट। अब वीपी सिंह इन्होंने नया अटॉर्नी जनरल लाए, लगभग समझ के चलते कि सरकार 5 साल रहेंगी तो एजी भी 5 साल रहेंगे। लेकिन इनकी सरकार तो 2 ही साल चली। यहाँ फिर से कांग्रेस सरकार में आ गई, पीवी नरसिंह राव आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ऑफकोर्स उन्होंने अपना एजी चुना होगा। तो वो जो लास्ट एजी होगा जो 2 साल ही रहे, उन्हें एक तो रिजाइन देना पड़ा होगा या फिर प्रेसिडेंट ने उसको हटा दिया होगा। तो बड़ा सिंपल सा मामला है। अटॉर्नी जनरल कौन रहेगा, क्या रहेगा, ये डिसाइड करेगा कैबिनेट। कैबिनेट सजेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। वो कैबिनेट अगर 5 साल चला तो एजी भी 5 साल रहेंगे। लेकिन अगर कैबिनेट चेंज हुआ 5 साल के पहले ही तो नया कैबिनेट आने के पहले पुराना एजी टाटा गुड बाय करके निकल जाएगा। तो इसलिए उनका टर्म फिक्स नहीं है। प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो रहेंगे। 5 साल के बाद रीअपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हो सकता है।
5 साल के पहले 2 साल में ही उनका रेजिग्नेशन लिया जा सकता है या फिर उनको हटाया जा सकता है, सब प्रेसिडेंट की इच्छा। लेकिन प्रेसिडेंट की इच्छा मतलब किसकी इच्छा? कैबिनेट। क्लियर? इसके अलावा अगर हम लोग उनका रिम्यूनरेशन देखें तो वो भी फिक्स नहीं है, उसे भी सौंप दिया गया है प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट चाहेंगे उतना उनको सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा अगर आपको याद आ रहा होगा, अब जब हमने प्रेसिडेंट पढ़े और प्रेसिडेंट के जब हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़े तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में हमने अपॉइंटमेंट्स पढ़े थे कि प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते, उनका अपॉइंटमेंट करते, कैग भी लिख के रखा है आपने। लेकिन मैंने सारी चीज़ें एक ही लिस्ट में नहीं रखा था, मैंने अटॉर्नी जनरल को अलग लिस्ट में लिख के दिया था। और अटॉर्नी जनरल के लिए आपने ये लिख के दिया है कि प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करेंगे, इनका टर्म फिक्स करेंगे, इनका सैलरी फिक्स करेंगे। 3 पॉइंट्स डाले थे, क्योंकि ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है ना पार्लियामेंट फिक्स करता है, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया है, तो इसलिए टर्म और इनका रेम्यूनरेशन ये फिक्स नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब 2 दिन के बाद मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि अटॉर्नी जनरल इनका सैलरी कितना रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतना। लिख के दे रहा हूँ। क्या का क्वालिफिकेशन क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो क्वालिफिकेशन लगता है वो क्या को लगता है, ये आंसर रहेंगे आपके, बिल्कुल रहेंगे। एकदम स्पेसिफिक अलग अलग करो। कैग को सुप्रीम कोर्ट का क्या लागू होता है? कैग को रिमूवल सिस्टम लागू होता है, ठीक है, कैग को सैलरी लागू होता है, और यहां इन्हें अटॉर्नी जनरल को बस क्वालिफिकेशन लागू होता है। सैलरी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, रिमूवल प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई कंसर्न नहीं। क्लियर? ठीक। देन ड्यूटीज एंड फंक्शंस, तो उनके ड्यूटीज फंक्शंस को लेके तो हमने बात किया है। 3 पॉइंट्स हमने रखे हैं, उसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट उनके ड्यूटीज में कि टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल मैटर, इंडियन लीगल मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी लीगल मैटर्स है उसको लेके पूरा काम ऑफ कोर्स अटॉर्नी जनरल ही देखेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे कि फर्स्ट टाइम 1966 में वेस्ट बंगाल स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर ये केस गई है तो केस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई तो फेस करेगा, तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का केस कौन देखेगा? ऑफ कोर्स एजी देखेंगे, एजी उससे डील करने वाले हैं। तो इसलिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स है वो देखने का काम अटॉर्नी जनरल का है। ठीक है, इसके अलावा टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम हर बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने उनके ऊपर जो भी काम सौंपे हैं वो पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है। प्रेसिडेंट के क्या काम रह सकते हैं? तो बड़ा सिंपल मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 143 अगर आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांग सकते हैं, राइट? तो प्रेसिडेंट जो एडवाइस मांगते हैं, एक्चुअली प्रेसिडेंट बस नाम के हैं, एक्चुअली वो पूरा क्वेश्चंस अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल से ही डील करते हैं। एजी फिर प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे और फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे कि हमें ये सजेशन या फिर ये हमें ये आया है एडवाइस। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 143 भले ही प्रेसिडेंट के नाम से जा रहा है लेकिन इसमें रोल अटॉर्नी जनरल का रहता है। क्लियर? ठीक है, दोनों बातें क्लियर कर लिए। हम सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस लेके 143 वो देखेंगे। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड टू ऑन हिम हर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, संविधान ने उनके ऊपर जो भी काम सौंपे हैं वो देखना। अब ऑफकोर्स संविधान ने उनके ऊपर बहुत सारे काम सौंपे हैं। जैसे मैं एक जनरल बात बताऊँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ राइट्स दिए हैं एजी को। लास्ट टाइम भी शायद हमने इसके ऊपर बात की कि कोई भी पर्सन या फिर कोई लॉयर भी होगा जिसने LLB किया है, एक अच्छा लॉयर भी होगा, लेकिन फिर भी वो अपने मर्जी से कहीं पे भी किसी भी हाई कोर्ट में जाके बैठ नहीं सकता या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बैठ सकता। जो रजिस्टर्ड लॉयर्स रहते हैं वही जा सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को इसमें से सब में से छूट है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी केस सुन सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, केस सुन सकते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, उनको वहाँ पे फुल परमिशन रहता है। बाकी और कोई भी कहीं पे भी नहीं जा सकता, कोई भी लॉयर, अटॉर्नी जनरल लेकिन जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके ऊपर और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है, वो क्या है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। प्रेसिडेंट ने सौंपे हुए काम, कॉन्स्टिट्यूशन ने सौंपे हुए काम, और वो लीगल एडवाइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो काम करेंगे। देन राइट्स एंड लिमिटेशंस।
अगर हम उनके अधिकारों की बात करें तो अटर्नी जनरल ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, इधर लोकसभा राज्यसभा, वो उस पार्लियामेंट के सेशन अटेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वो अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ जो डिबेट होता है उस डिबेट का वो हिस्सा भी हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बाद में कंफ्यूज करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखो मैंने क्या कहा, यहाँ तो ठीक है नॉर्मल लिखा है कि राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो वहाँ बिल्कुल अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन बस बात को रखने तक की बात नहीं है, वो वहाँ जो डिबेट चल रही है, वहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है, उस डिबेट डिस्कशन का वो हिस्सा हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो हमने इतने सारे कमिटीज देखे हैं, कमिटीज याद है ना पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो किसी भी कमिटी के मेंबर भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें मेंबर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। खुद हाउस उन्हें इन्वाइट करता है कि आओ भाई बैठो हमारे हाउस में बैठो। याद करो क्यों इन्वाइट करते हैं, हमने प्रोसीजर ऑफ बिल पढ़ा आर्टिकल 107, और हमने ये देखा है कि जब भी बिल को रखा जाता है उसके जो 5 स्टेजेस एंड 3 रीडिंग्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उस हाउस की ज्यूरिडिक्शन के बाहर का कोई बिल उस हाउस में ना आए। अगर ऐसा हो तो उस हाउस का स्पीकर अटॉर्नी जनरल को इनवाइट करेंगे, क्योंकि उन्हें लीगल नॉलेज है, वो बता पाएंगे कि वो बिल उस हाउस में आ सकता है कि नहीं आ सकता। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पढ़ा है हमने प्रोसीजर ऑफ बिल को लेके। सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेज फर्स्ट रीडिंग में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बिल और इंडियन गैजेट में पब्लिश किया था। इंट्रोडक्शन करने की पीछे का वजह यह था कि भाई टाइटल बताओ क्या है, कि हम लोग चेक कर पाए कि हम उसे उस हाउस में ला सकते कि नहीं ला सकते। नहीं ला सकते या फिर डाउट है तो अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल हाउस अटेंड कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात रख सकते हैं, किसी कमिटी के मेंबर भी रह सकते हैं, सारे राइट्स है उन्हें, लेकिन वो उस हाउस में वोट नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, ये हमें उनके ऊपर लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल मिलेंगे। इसके अलावा AG also enjoy all the privileges and immunities that are available to a member of parliament। जितने भी privileges मिले हैं, विशेषाधिकार, जितनी immunities मिली हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो सारे AG भी एंजॉय करते हैं। जैसे एक सिंपल मैं बात बता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस हाउस में अपना जब भी कोई अपनी बात रखते हैं तो उस बात को लेके किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ हम लोग केस नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट्स में हमें रिस्ट्रिक्शन में पड़ा है। इसके अलावा जब इनके सेशन चलते हैं, ड्यूरिंग सेशन के 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद हम किसी भी सिविल केस को लेके इनके ऊपर केस नहीं डाल सकते। ये सारे प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है, वो सारे प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं, ठीक है, सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। इसके अलावा और हम कुछ चीज़ें देखने की समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वो एज अ अटॉर्नी जनरल, क्योंकि वो देश के अटॉर्नी जनरल है, इंपॉर्टेंट बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये फुल टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है क्या, इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कैग फुल टाइम है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वेंट, तो यस, वो जब कैग है तो वो और कोई काम नहीं कर सकते, किसी भी पोस्ट पे वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी वो कहीं भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फुल टाइम सर्वेंट नहीं है। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ है ना, समझ के चलो आज अपॉइंटमेंट हो गया, तो आज के बाद जब तक वो AG इस पोस्ट पे हैं तब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सर्विस दे पाएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जब अटॉर्नी जनरल है तो वो बाहर के कोई भी प्राइवेट जब वो अटॉर्नी जनरल है तब वो कोई भी प्राइवेट केस, जो केस सिविल केस है, वो सिविल केस वो बिल्कुल ले सकते हैं। ऑलरेडी जब वो अटॉर्नी जनरल है उसके बावजूद भी वो देश का कोई भी सिविल केस वो ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में रख सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है वो सिविल केस लेने के लिए। केस हैं तो उसके 2 पार्टीज हैं। ऑफकोर्स AG एक पार्टी देख रहे हैं, उनके अगेंस्ट वाला पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ना रहे। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का AG है ना, ये है ना, तो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई किस्सा नहीं, वो केसेस सिविल केसेस ले सकते हैं, इनको फुल राइट है, ठीक है। इसके अलावा
वो हमारे देश का कोई भी प्राइवेट ऐसा क्रिमिनल केस भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस इसको भी लेके कंडीशन ये है कि जब भी क्रिमिनल केस इनके सामने आए और जब अगर उन्हें वो केस लेना है तो कंडीशन ये है कि उसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना ज़रूरी। जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा तब तक ये केस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर मिला है परमिशन इनको तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल सिविल केस भी ले सकते हैं, वो क्रिमिनल केस। तो यही तो क्लियर करता है कि वो फुल टाइम सर्वेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा वो किसी भी कंपनी के चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी, मैनेजर भी हो सकते हैं। फुल उन्हें ये अलाउ किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई आप फुल टाइम तो हो नहीं अटॉर्नी जनरल, आप ये काम कर सकते हो। तो ड्यूरिंग अटॉर्नी जनरल इस पोस्ट पे जब है वो तब भी कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद तो कोई रिस्ट्रिक्शंस होगा ही नहीं, है ना। क्या रिस्ट्रिक्शंस होगा, हो ही नहीं सकता। जब वो एजी है तभी कर पा रहे हैं तो बाद में तो कर ही पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें ना तो ऐसा कोई एज लिमिटेशन या फिर ये सारी चीज़ें नहीं है। आप यकीन मानिए इनके पहले जो होके गए ना एजी, वो 93 ईयर ओल्ड थे। तो आप सोचो कि उनको कितना गहरा एक्सपीरियंस होगा। और ये आप वैसे भी क्वालिफिकेशन में हमने जो क्वालिफिकेशन मांगा है तो ज्यूरिडिक्शन में इससे बेहतर क्वालिफिकेशन तो और किसी का रह ही नहीं सकता। और बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं कि एजी की ताकत कितनी रहती है या फिर वो कितना वेल क्वालिफाइड रहता है इस मैटर। आप सबको पता होगा कि एक ऑफिसर होके गए हैं ईडी के, समीर वानखेड़े, जो बिना हाथ धोए पड़े थे शाहरुख खान के लड़के के पीछे। अब बच्चा जा रहा था पार्टी करने मुंबई से क्रूज़ में गोवा, और उसके जेब में मिल गई पुड़िया, ड्रग्स, और ये सारा ट्रैप था, पकड़ लिए। देखा जाए तो वो ठीक है, जो भी मिला ड्रग्स, ऑफ कोर्स वो तो ऑफेंस ही है, क्रिमिनल। लेकिन क्या है कि इतना मतलब ये ड्रग्स बहुत इजीली मुंबई या फिर गोवा में ना लोग कैरी कर लेते हैं, ठीक है। वो उसके पीछे बहुत कुछ था कि उसको पकड़ना ही था शाहरुख खान के बच्चे को। जो भी होगा उसमें जाएंगे नहीं हम लोग, बहुत कुछ पॉलिटिक्स था। लेकिन उसके बाद फिर मामला ऐसा हुआ कि केस बना सीबीआई का, बेल नहीं मिल रही है। शाहरुख खान का लड़का है भाई, पूरे दुनिया भर में किंग खान फेमस पर्सन है। आप भले ही शायद पता नहीं होगा आपको, दुनिया में जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना, कई हैं लोग ऐसे कि जब हम लोग कहेंगे कि यू नो इंडिया, तो लोग कहेंगे ओह यू आर फ्रॉम द नेशन जहाँ पे शाहरुख खान रहता है। इतना नाम है वो बंदे का। और उस बंदे का बच्चा पड़ा है जेल में, बेल नहीं मिल रही, वकील लगा लिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ प्राइवेट चैट्स भी आए थे सामने दोनों के, समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के। शाहरुख खान ने नंबर निकाला, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह फ़ोन मैसेज डालता था कि भाई आप बोलो तो कितना देना है, मेरे बच्चे को छोड़ दो भाई, उसको तकलीफ मत दो। लेकिन था बहुत कुछ था। समीर वानखेड़े कुछ अलग तरीके को उसको लेके जाना चाहते थे। परेशान 15-20 दिन बच्चा अंदर। फाइनली पता है 1 दिन में बेल मिली, 1 दिन में। फाइनली शाहरुख खान ने रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल को एज ए लॉयर अपॉइंट किया। 1 दिन में केस सॉल्व कर दी। केस सॉल्व इन द सेंस बेल, बच्चा बाहर। उसके बाद वो केस वैसे भी ख़त्म हो गई क्योंकि वो केस ही पलट गई। मतलब यहाँ ऐसा हुआ कि चौकीदारी चोर निकल गया। कैसे? अरे वो समीर वानखेड़े के ऊपर ही केस चला गया ना, कि वो ऑफकोर्स ऑफिसर है, यूपीएससी पास आउट है, तो वो थोड़ा सा कैटेगरी को लेके था, है ना। शायद उनकी मम्मी मुस्लिम में आती थी और पापा शेड्यूल कास्ट में, ऐसा कुछ तो था। वानखेड़े शेड्यूल कास्ट, समीर मुस्लिम, तो ऐसा कुछ तो सर्टिफिकेट बना। एंड ये एलिगेशंस लगे थे। अब वो कितना क्या था वो हमें पता नहीं भाई, एलिगेशंस लगे, चार्ज चल रहा है वो अभी भी। लेकिन ठीक है, लेकिन वो बच्चे को छोड़ने का काम जिस पर्सन ने किया वो था अटॉर्नी जनरल रिटायर्ड। तो वो वेल क्वालिफाइड रहते हैं। ऑफकोर्स ज्यूरिडिक्शन का उनका बहुत अच्छा तगड़ा नॉलेज रहता है। जब वो एजी है तभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है काम करने के लेके, बाद में तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं। लास्ट पॉइंट, आपको और एक पोस्ट मिलेगा अटॉर्नी जनरल के अलावा, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल के अलावा और कुछ पोस्ट मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। ये क्या है? तो ये एडिशनल पोस्ट हैं जो अटॉर्नी जनरल, अरे सीधा ये अटॉर्नी जनरल के चिल्ले पिल्ले तो रहना चाहिए, फाइल उठाने के लिए, ये करने के लिए, वो असिस्टेंट सीधा।
तो एजी सबसे ऊपर है, उनके नीचे बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल है, उनके नीचे भी बहुत सारे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। आर्टिकल 76 में इसको लेके कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो एक ही अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। डन, ठीक है।